हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फेयोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो मिस्टर फेयोल थे, हेनरी फेयोल, इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये हमें 100% याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। सो हेनरी फेयोल, ठीक है। तो जो हेनरी फेयोल जी थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी की बात की थी, उसका फाउंडेशन रखा था उन्होंने। और इसमें उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिराइव किए थे, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो ये जो मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका जो दिस फर्स्ट कंसेप्ट आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो है वो एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए ये जो प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे ये यूज़फुल होते हैं, ठीक है। So Henry Fayol explored this comprehensively and as a result he synthesized the 14 principles of management. Henry Fayol principles of management and research were published in the book General and Industrial Management. तो ये जो उन्होंने 14 principles दिए थे मैनेजमेंट के, इसको उन्होंने एक बुक में पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने अपनी रिसर्च भी और ये जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो भी पब्लिश करवाए थे, ठीक है। तो वो बुक का नाम क्या था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो उन्होंने 1916 में पब्लिश की थी। क्लियर है? अब हम देखेंगे जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम लोग वन बाय वन जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर स्टेटमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल ट्रुथ. These principles of management serve as a guideline for decision making and management actions. ठीक है, ये जो principles है वो decision making में और जो भी management में different activities होती है उसको कैसे perform करना है वो हमें ये principles से सीखना मिलता है. They are drawn up by means of observations and analysis of events that managers encounter in practice. Henry Fayol was able to synthesize 14 principles of management after years of study. ठीक है, उन्होंने बहुत साल पढ़ाई करने के बाद ये जो 14 principles of management जो है वो दिए हैं, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन जो है वो देखेंगे कि कौन से 14 principles of management थे। उसमें से फर्स्ट जो है वो है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसमें फेयोल जी ने क्या कहा कि हमें जो है जो वर्क है उसको हम लोगों को, जो हमारी वर्क फोर्स है, ठीक है, उसमें हम लोगों को उस वर्क को डिफरेंट एबिलिटी वाले जो लोग होंगे हमारी वर्क फोर्स में उनको उस हिसाब से वर्क बांट दिया जाना चाहिए। वर्क जो है वो डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। डिवाइडिंग वर्क अमंग द वर्क फोर्स हेल्प्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ओवरऑल प्रोडक्ट। क्या कहा उन्होंने कि अगर हम लोग वर्क फोर्स में वर्क को डिवाइड कर देंगे तो जो हमारी क्वालिटी है, ठीक है, वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो हमें इम्प्रूव्ड मिलेगी, ठीक है। हेनरी फेयोल सेड दैट स्पेशलाइजेशन इन वर्क विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स इफिशिएंसी। जैसे मैंने पहले कहा कि जो एम्प्लॉय जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसको उस हिसाब का वर्क दो, ठीक है। तो हेनरी फेयोल ने बताया कि जो जिस हिसाब से स्पेशलाइजेशन जिसमें है उसको उस हिसाब से वर्क देंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी और उससे इफ़िशियंसी भी हमारी बढ़ेगी, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ होगी। Then division of labor also leads to the specialization, accuracy and speed of the workers. स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, उनकी स्पेशलाइजेशन में उन्हें और एक्सपीरियंस मिलेगा और उनकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी मतलब कि वो कम से कम मिस्टेक्स करेंगे अपने काम में, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली उस काम को परफॉर्म कर पाएंगे। सो डिवीजन ऑफ लेबर से ये चीज़ें हमें पॉजिटिवली इंक्रीज देखना मिलेगा इन चीज़ों में, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल बोथ इन मैनेजेरियल एज वेल एज टेक्निकल वर्क। ये मैनेजेरियल में एज वेल एज टेक्निकल वर्क में दोनों में एप्लीकेबल है ये वाला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है।
अब सेकंड कौन था है हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक साथ ही देखना मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देयर आर द two key things in management, they work hand in hand. While authority enables the management to delegate work, responsibility makes them accountable for any work done under their leadership. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपना काम जो अपने लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं उनको वो डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिनको उन्होंने वो काम डेलीगेट किया है वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं कि उन्हें वो काम गिवन टाइम पीरियड में टाइमली अच्छे से कंप्लीट करवाना है, ठीक है। उसमें उन्हें लीडरशिप रोल प्ले करना है, लीडर का रोल प्ले करना है, और वो अकाउंटेबल है उस वर्क को ख़त्म करवाने के लिए, तो इसे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे। Now, Henry Fayol said that the power of authority accompanying responsibility gives the management the right to order subordinate along with the duty to be liable for acts of their subordinates. इसका मतलब क्या है, हेनरी फेयोल ने क्या कहा कि अगर हम लोग अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे तो उससे जो मैनेजमेंट है वो अपने लोअर सबॉर्डिनेट्स को जो राइट ऑर्डर है वो लाइक डेलीगेट कर सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है अपने सबॉर्डिनेट को, और वो उनकी ड्यूटी बता सकता है और उन्हें बोल सकता है कि आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो काम है वो आपको परफॉर्म करने हैं। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन से तो हमें समझ आ ही रहा है कि नथिंग गुड वॉज एवर अचीव्ड विदाउट डिसिप्लिन। कुछ भी अच्छा करने के लिए हमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द कोर वैल्यूज़ इन एनी सिस्टम। कोई भी सिस्टम में डिसिप्लिन रहना इज़ कंसिडर टू बी एज द वन ऑफ द कोर वैल्यूज़, राइट। गुड बिहेवियर एंड सिविलाइज्ड इंटरैक्शंस मेक द मैनेजमेंट वर्क स्मूथली एंड इफिशिएंटली, है ना। अगर हमारा अच्छा बिहेवियर है, हम प्रॉपरली लाइक जैसे बताया गया है वैसे हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उससे जो मैनेजमेंट का जो वर्क होगा वो स्मूथली और इफ़िशिएंटली होगा। गुड कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो हेल्प्स देम स्मूथली प्रोग्रेस इन देयर करियर्स। अगर एम्प्लॉय का जो बात करने का तरीका है वो अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, वो प्रॉपरली अपनी चीज़ें जो है वो लाइक रख सकता है, बात कर सकता है सही तरह से, तो उससे क्या होगा, उसकी ओवरऑल करियर जो है वो भी स्मूथ रहेगा और उसमें भी उसको प्रोग्रेस मिलेगी, है ना। तो ये था थर्ड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। अब हम देखेंगे फोर्थ, दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। हाँ, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या है, दैट मीन्स फॉलो अ चेन ऑफ कमांड। मतलब हमें जो कमांड दिया गया है हमें उसे फॉलो करना है। अ पर्सन शुड आइडियली आंसर टू जस्ट वन बॉस। If an employee is given work from one or more than one boss, there arises a conflict of interest. This leads to confusion among the employees and hard to pin accountability. Thus, it is very crucial to follow unity of command. इसमें क्या बोला गया है कि जैसे एक मैनेजर है और उसके अंडर 3 सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो सबॉर्डिनेट्स हैं ये हमेशा अपने मैनेजर का ही ऑर्डर जो है वो मानेंगे, है ना, हमेशा इनका ही मानेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा मैनेजर आ गया, ठीक है, वो भी इनको ऑर्डर्स दे रहा है, ये भी इनको ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किसकी बात माननी है, हमें करना क्या है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अ पर्सन शुड आइडियली आंसर टू जस्ट वन बॉस। एक पर्सन जो है वो हमेशा अपने एक ही बॉस को, जो उसका इमीडिएट बॉस है, उसको वो आंसरेबल होना चाहिए। इफ़ एन एम्प्लॉय इज गिवन वर्क फॉर मोर देन वन बॉस, देयर अराइजेज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
है ना। उससे क्या होगा, अगर उसको एक ही बंदे को अलग अलग बॉसेस को ये करना है, आंसर करना है, तो उसका जो इंटरेस्ट ऑफ वर्क है वो हमें कम देखने मिलेगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। अगर एक ही चीज़ उसे बार बार अलग अलग बंदों को बतानी पड़ रही है तो उससे उसका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में कन्फ्यूजन भी होगा और लाइक अकाउंटेबिलिटी भी उसमें हम लोग कम देखेंगे। दस इट इज़ वेरी क्रूशियल टू फॉलो यूनिटी ऑफ कमांड, इसलिए हमें यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अंडरस्टूड? हाँ जी। सो अब हम फिफ्थ प्रिंसिपल देखेंगे जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फॉर एनी कॉरपोरेट टू प्रॉस्पर देयर मस्ट बी अ यूनिफाइड गोल। किसी भी कॉरपोरेट को, किसी भी कंपनी को प्रॉस्पर करने के लिए अपना एक गोल बनाना पड़ेगा, है ना। और वो जो गोल है वो सारी की सारी वर्कफोर्स फॉलो करेगी, इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग यूनिफाइड गोल, एक ही गोल होगा। This principle is crucial as it incorporates the idea of a workforce working in a singular direction with a unified aim. इसका मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जो वर्कफोर्स है उन्हें पता चले उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है ना। वो सारे एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे जिससे उनका जो एम है, ठीक है, उन सबका एम जो होगा वो सेम होगा। एम सेम होगा तो डायरेक्शन वो लोग सेम चूज़ करेंगे काम करने के लिए, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेटेड रही तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो इजीली अचीव हो जाएगा। इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग फॉल्स ऑन द मैनेजर एंड ही ऑल्सो मस्ट मॉनिटर द प्रोग्रेस टूवर्ड्स सेड गोल। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की, है ना, वो किस पे, जो प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा मैनेजर पे होगी। मैनेजर कैसे प्लान करेगा, वो इस तरह से प्लान करेगा कि जो भी गोल दिया गया है या जो भी गोल बताया गया है एक कॉर्पोरेट का, उसे वो प्रॉपरली अचीव कर सके, है ना। और उसे वो मॉनिटर भी करना है कि जो उन्होंने प्लान किया है, जिस गोल में उन्हें काम करना है, वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मैनेजर्स की, ठीक है। सो ये था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब सिक्स्थ वी हैव सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। The standard rule for any organization is the work on the collective interest of the organization as a whole rather than personal interest of an individual. Subordination of individual interest मतलब कि जो हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड रूल है कि जो वो काम कर रहा है, ठीक है, उसको वो काम जो है वो कलेक्टिवली करना है, अपने सबऑर्डिनेट्स को साथ में लेके चलना है, ठीक है। ही शुड वर्क एज अ होल, उसको ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलना है, ठीक है, उसको सबको कंसिडर करना है, रेदर दैन उसको सिर्फ अपनी ही चीज़ें या अपना ही काम नहीं देखना है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना है, ठीक है। उसको एज अ इंडिविजुअल ऐसा काम करना है, बट उसको इंडिविजुअली जो है वो अपने पीयर्स के साथ मिल के अपना काम करना है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी सबऑर्डिनेट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस अप्लाइज टू द एंटायर चेन ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रिंसिपल में क्या बताया है कि इंडिविजुअल को हमेशा सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है, बल्कि उसको अपने साथ के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका भी, और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे अचीव कर पाएंगे वो भी सोचकर काम करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रिम्यूनरेशन।
वी ऑल लव एन अप्रिसिएशन फॉर अवर एफर्ट्स, ठीक है। रिम्यूनरेशन किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है। अगर हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है हमारे काम के लिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन में रिम्यूनरेशन मिलता है उससे जो वर्कफोर्स है वो हमेशा कैसी रहती है, मोटिवेटेड रहती है। तो रिम्यूनरेशन प्लेज एन मोटिवेशनल फोर्स दैट कीप्स द एम्प्लॉयज़ फ्यूल्ड टू डू वेल। अगर उनको मोटिवेशन मिलता रहेगा, टाइमली रिम्यूनरेशन मिलता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो हमेशा फ्यूल्ड रहेंगे अपना अच्छा से अच्छा वर्क परफॉर्म करने के लिए। दिस रिम्यूनरेशन शुड बी in tandem with the efforts that they put in. Remuneration may be monetary or non-monetary. At the end, the employee must feel that he was appropriately rewarded for his efforts, है ना। लास्ट में जो एम्प्लॉय है उसे हमेशा ये फील आना चाहिए, ये उसको फील होना चाहिए कि जो भी मैंने काम किया है मुझे उसके लिए अप्रिशिएट किया गया है, मुझे उसके लिए प्रॉपर रिम्यूनरेशन दिया है। अब यहाँ क्या बोला है, रिम्यूनरेशन जो है वो दो पार्ट्स में हमें मिल सकता है। वो मॉनिटरी भी मिल सकता है, नॉन मॉनिटरी भी मिल सकता है। मॉनिटरी मीन्स रिलेटेड टू मनी, है ना। हमें थ्रू सम इंसेंटिव या कुछ पैसे, अगर कुछ पैसे देना चाहे ऑर्गेनाइजेशन तो हमें उस तरह से भी रिम्यूनरेशन मिल सकता है। और एल्स हमें नॉन मॉनिटरी भी रिम्यूनरेशन मिलता है, कुछ गिफ्ट्स मिल गए, है ना, कुछ हॉलीडे पैकेज दे दिया। सो उस तरह से भी हमें रिम्यूनरेशन जो है वो, अप्रिसिएशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है। एट द एंड द एम्प्लॉय मस्ट फील दैट ही वॉज अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड फॉर हिज एफर्ट्स, ठीक है। लास्ट में हमेशा एम्प्लॉय को ये फील होना चाहिए कि उसे अपनी एफर्ट्स के लिए, अपना जो उसने काम किया है उसको उस चीज़ के लिए प्रॉपरली अप्रिशिएट किया गया है, ठीक है ना। ओके गाइस, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इतने ही कवर किए, सेकंड पार्ट में आगे के प्रिंसिपल्स कवर कर लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं या फीडबैक्स हैं या कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए, और प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। Till then, bye bye, take care, thank you.